में 90% पाकिस्तानियों के वीज़े यूरोप में रिफ्यूज़ हुए हैं। अच्छा, देखिए अगेन डेटा साइंस पाकिस्तान से अप्लाई करने के लिए इसको अंदर आपको कम से कम लाख से $1.5 की उधर कोई प्रॉपर बिजनेस परचेज करने का रिक्वायरमेंट जनरली ठीक है। जो पाकिस्तान पे चल रहा है। अब उसमें चंद ममालिक हैं जहाँ हर कोई जाना चाह रहा है, हाँ, तो उनकी इमिग्रेशन सिस्टम के ऊपर लोड ज़्यादा है सख्त और करते हैं। जितना लोड ज़्यादा होगा उतना उनका पूल ऊपर जाता है। तो मैंने कहा आप इस तरह क्या करने आए हैं? कहता जी बच्चों के फ्यूचर के लिए। मैं कहा डॉक्टर साहब बुरा ना मनाया जी, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ अच्छे भली क्वालिफाइड जॉब कर रहे हो, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ स्टोरां ਦੇ CV देंदे हो हाँ। और ज़रूर जाएं बाहर। आपका बाहर जाना मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है, इसीलिए $35 अरब की रेमिटेंस आई है बिल्कुल ऐसी 2025 है। में। सर एक और आपने पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रेज़ किया टैक्सेशन का। देखिए टैक्सेशन आप जितना मर्जी नीट एंड क्लीन रख लें, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हमारी उस पैरामीटर के ऊपर टैक्सेशन नहीं है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के हर चीज़ जेन्युइन है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, सब कुछ है, बट स्टिल वीज़ा आर गेटिंग रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल स्टाफ। और ख़ास तौर पे यूके के अंदर, यूके इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन आपकी जो रिफंड्स है। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए अगर आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री अच्छी है ना, तो फिर उससे टैक्सेशन इतनी मैटर ना करे। चले सर, मैं आपके साथ ना रिफ्रेस करता हूँ सवाल में, अपनी ज़ाती आपके साथ एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। मैं सर यूरोप का भी मेरी सारी हिस्ट्री है। लास्ट टाइम मेरा यूके का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया उससे पहले मेरा यूरोप का वीज़ा वैलिड लगा हुआ है। मैंने वहाँ की रिटर्न टिकट भी साथ अटैच की और फाइनेंशियल स्टेटस भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता ही है, वो मैंने सारा कुछ अपना अटैच किया। और उससे पहले भी मैं 10 मुल्कों में घूम चुका हूँ। ठक करके रिजेक्शन मारी और उसके ऊपर सिर्फ एक ही रीज़न लिखी हुई, वो थी ये रिटर्न की, और वो भी मेरी प्रॉपर हुई है। उसने कहा जी ये मैच नहीं कर रही। मैच तो पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ एक पाकिस्तानी 25 करोड़ में मुझे मैच करके दिखा दे। नहीं देखें, अब मैं अगर अभी आपसे फर्दर इसके ऊपर डिस्कस करूँगा तो आपने अपने केस के अंदर खुद ही एक लूप होल छोड़ दिया। वो कैसे? ये जनरल पाकिस्तानी आके बात करते हैं, सही। वो वीज़ा फॉर्म फिल करते हैं, उसके अंदर होता है व्हाट इज़ योर मंथली इनकम या एनुअल इनकम, उसमें लिख दिया 50 लाख और साथ 10 लाख की रिटर्न अटैच कर दी। देखिए आपने खुद अपने केस के अंदर एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट कर दिया। ठीक है। आपने खुद कह दिया कि जो इनकम आप लिख रहे हैं वो इनकम आपकी नहीं है, सही। तो लिहाजा आपने तो खुद उनको रिफ्यूजल की रीज़न दे दी। उससे बहुत बेहतर है कि अब रिटर्न लगाए ना, फिर लगाई ना। हाँ। ठीक है। आप अब यहाँ देखिए, अब आप लिखेंगे मेरी इनकम, और ये लोग आगे फिर कहते क्या हैं, ये बहुत केसेस आती है हमारे पास। तो जब मैं उन्हें कहता हूँ कि आपने तो रिटर्न लगाई, एक तरफ आपने फॉर्म में लिखा हुआ है मंथली इनकम 4 लाख रुपया, दूसरा रिटर्न में एनुअल इनकम 4 लाख है, वो कहते हैं जी देखें उनको पता है हम इधर टैक्स नहीं देते। मैं कहता हूँ उन्हें कुछ नहीं पता। डोंट मेक अ एक्सक्यूज विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ आप देखिए आपने लिखा ना 4 लाख इनकम है, आपकी स्टेटमेंट अच्छी है, अब ना लगाएं टैक्स रिटर्न। ठीक है। आप अपनी इंफॉर्मेशन के कॉन्ट्ररी एविडेंस खुद दे रहे हैं। यू आर फोर्सिंग दैट वीज़ा ऑफिसर टू रिफ्यूज योर केस। सही। आप नहीं लगाएंगे टैक्स रिटर्न, वो कहेगा जी आपकी इनकम आपने 4 लाख महीने की लिखी या 50 लाख साल की लिखी हुई है, लेकिन मुझे आपकी एविडेंस नहीं मिली कि आप वाकई 50 लाख कमा रहे हैं। ये इतराज़ करके वो फिर भी रिफ्यूज़ कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर आप उसी के एंटी एविडेंस दे रहे हैं खुद ही, तो वो कहेगा जी आपने 50 लाख लिखी है लेकिन जो आपने रिटर्न दिया उसमें तो 5 लाख है। तो सर बात वही आ गई, फिर इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रांग हुआ ना यूके के लिए। देखिए एक बंदे ने यूके से बेहतर जगह का रिटर्न लगाया हुआ है साथ में कि भाई मैं जा रहा हूँ वहाँ, और मेरी मैंने उस इन बिटवीन बताया भी हुआ है कि ये मेरी रिटर्न टिकट है, यहाँ से मैं उड़ूँगा, यूके इतने दिन रुकूंगा, वहाँ से आगे मैंने यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में घूमना है, और वहाँ से वापसी मेरी डायरेक्ट आ रहा हूँ। ठीक है। और पहले भी जा चुका हूँ, पहली दफ़ा नहीं जा रहा। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं एज ए कंसल्टेंट यही कहूँगा कि आपको आपकी वो सारी बात को डाउटफुल इसलिए समझ रहा है कि जो आपने फॉर्म भेजा उसके अंदर ही आपने कंट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन दे दी। हाउ विल ही ट्रस्ट यू? ठीक है। सही। मतलब ये अब आपने फॉर्म में लिखा है मेरी 4 लाख रुपया पर मंथ इनकम है और आपकी रिटर्न 4 लाख रुपया पर एनम बता रही है। इट मीन्स के जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो आपने फॉर्म में लिखा है, डेट इज़ नॉट करेक्ट। और अगर वो करेक्ट नहीं तो वो आपकी रिटर्न टिकट को कैसे बिलीव करेगा, वो आपके बाकी प्लान को कैसे बिलीव करेगा। इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा, जी।
हर मुल्क की इमिग्रेशन का एप्लीकेशन असेस करने का बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया है। बिल्कुल सही। यूके डॉक्यूमेंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, अमेरिका डॉक्यूमेंट मांगते ही कोई नहीं। हाँ ऐसे ही है। देखिए अब बहुत सारे लोग हैं वो अमेरिका का वीज़ा लेके आते हैं, उन्होंने कहते हैं अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है, अब वो यूके का फॉर्म फिल करके सबमिट करते हैं, रिफ्यूज़ हो जाता है। वो कहते हैं जी हमारा तो अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है। फिर जब हमने कहते हैं देखें आप अमेरिका का लगा हुआ ठीक है, ये देखें ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर यूके का वीज़ा आपने खुद ही जो इंफॉर्मेशन ही पूरी नहीं दी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा ग्रीन कार्ड पे पाकिस्तान था, ठीक है। ही वाज द ग्रीन कार्ड होल्डर ऑफ द यूएसए एंड ही अप्लाइड फॉर द यूके विजिट वीज़ा एंड दैट वाज रिफ्यूज्ड। वाओ। वो मेरे पास आया, कहता जी देखें मेरे पास अमेरिकन ग्रीन कार्ड है, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है। तो जब मैंने फाइल में देखा वो पिछले 8 माह से पाकिस्तान बैठा हुआ था। अब ना वो यूएसए में कुछ कर रहा है, Red ना flag पाकिस्तान में वो कुछ कर रहा है, और उसने 7-8 लाख की स्टेटमेंट लगा दी। तो उन्हें समझ लगी कि बंदा कारी कुछ नहीं रहा। देखिए डाउट्स, रेड फ्लैग आपने क्रिएट यस, आपने वीज़ा ऑफिसर ने ये आपको एक चोर की तरह देखना है पाकिस्तानियों बिल्कुल को सही, कि बिल्कुल ये बंदा चोर है, ये मेरे मुल्क आएगा और ये वापस नहीं आएगा। ठीक है। इस एंगल से उसने आपको आपकी फाइल देखनी है, उसमें जो फाइल की कमी नज़र आएगी उसी को आइडेंटिफाई करके रिफ्यूज़ कर देगा। अच्छा, यूरोप का ना मुझे सर बड़ा अच्छा लगा। पहली दफ़ा जब मैंने अप्लाई किया तो डायरेक्ट लग के आ गया। दूसरी दफ़ा जब अप्लाई किया ना मैंने लिखा उसमें 3 मंथ्स का वीज़ा की ना, मैंने ड्यूरेशन लिखी, फिर उनकी मुझे मेल आ जाती है। मेल में लिखते हैं कि जनाब हम आपको मैक्सिमम जो है ना 2 वीक का वीज़ा दे सकते हैं, 3 महीने का आपने मांगा है हम नहीं दे सकते, यू वांट इट और नॉट। मैंने उसका काउंटर में आंसर लिख दिया, मैं कि जी 2 वीक का मुझे नहीं चाहिए। साथ में मैंने रीज़न दे दी कि देखिए मैं पिछली दफ़ा आया था, मैं पूरे एग्जैक्टली 14 दिन वहाँ रुका था और वापस आ गया था। मैंने अपने कुछ व्लॉग्स के लिंक लगाए और साथ पूरा एविडेंस बना के भेजा कि ये जगह मैंने कवर की थी। इस ट्रिप में कम से कम मुझे 30 डेज़ चाहिए मिनिमम वहाँ स्टे के लिए, 28वें दिन मैं वहाँ से निकल आऊँगा, पूरा बना के भेजा। सर उन्होंने एग्जैक्टली मुझे 28 दिन का वीज़ा दिया। देखिए यूरोप में ना आप अगर यूरोप के अंदर तो देखिए 25 कंट्रीज़ हैं। हाँ, आप मैंने नॉर्वे का किया। नॉर्वे का, हाँ। अच्छा उसके अंदर ना यूरोप के अंदर भी हर मुल्क की आगे पॉलिसी डिफरेंट है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जर्मनी का पहली दफ़ा अप्लाई किया वीज़ा। मैं उधर एक जा रहा था, एक उधर थी एक एक्सपो थी, तो उन्होंने कहा कितने दिन रहेंगे, मैं कहा 5 दिन, उन्होंने 6 दिन दे दिया। दूसरी दफ़ा मैं फिर उसी एक्सपो पे अगले साल गया, उन्होंने कहा कितने दिन का वीज़ा है, मैंने कहा 6 दिन का, उन्होंने 6 माह का दे दिया। तीसरी दफ़ा गया उन्होंने साल का दे दिया। लेकिन आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, इस साल समर में 90% पाकिस्तानियों के वीज़े यूरोप में रिफ्यूज़ हुए। अच्छा, देखिए अगेन डेटा साइंस, कितने बंदे आए, कितने रहे, कितने वापस गए, उससे अगले साल की वीज़ा रेशो डिटर्मिन होनी है। बिल्कुल सही। तो जो बंदा, मैं तो अक्सर ये क्लाइंट्स को कहता हूँ, जो एक बंदा जाता है, और मैं कहता हूँ अगर आपने इमिग्रेशन रूल्स को वायलेट करना है तो आपने 10 पाकिस्तानियों का रास्ता रोकना है। मैं कनाडा के अंदर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कनाडा के अंदर पिछले उन्होंने कहा 2018 से 2024 के दौरान 6 साल के अंदर स्टूडेंट्स में असाइलम की रेशो 1500 गुना बढ़ी है। अगर पहले 2018 में एक बंदे ने असाइलम लिया था तो 2024 तक वो रेशो 1500 तक चली गई। सर इतना ही आसान है असाइलम लेना कि गए जाके असाइलम डाल दिया? डालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होना डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जब किसी ने जाके असाइलम डाल दिया, रेड फ्लैग तो पाकिस्तानियों पे आ गया ना। आ गया। सर एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट उठाया जाता है जब भी विजिट वीज़ा की बात होती है, रेफरल आपका या आपका जो वहाँ स्पॉन्सर जिसको कहते हैं, कि अगर आपका स्पॉन्सर वहाँ पे है, आपके अकॉर्डिंगली लगाना चाहिए स्पॉन्सरशिप आपको लेटर या नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो किसका, नहीं लगाना चाहिए तो क्यों? अच्छा बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी मिथ क्रिएट की गई है कि जी स्पॉन्सरशिप नहीं होती उस पर वीज़ा लगता है। हाँ। स्पॉन्सरशिप की वैल्यू वीज़े के हवाले से 10% है। ठीक है। देखिए आप पर्पज़ ऑफ विज़िट, जब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, देखिए योर पर्पज़ ऑफ विज़िट शुड बी क्लियर। देखिए आपने अभी खुद एग्जांपल दी, आपने यूरोप वालों को बताया मेरी ये पर्पज़ है, दे गॉट इट जस्टिफाइड, ठीक है, और उन्हें वीज़ा दे दिया। स्पॉन्सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना आपका ब्लड रिलेशन करीबी होगा उतना आपका स्पॉन्सर ज़्यादा वैलिड होगा, उतना आपका पर्पज़ ऑफ विजिट जस्टिफाइड होगा। लोग कहेंगे मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। हाँ। तो मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि आप पिछले 5 सालों में लाहौर से कराची कितनी दफ़ा दोस्तों को मिलने, गुजरांवाला कितनी दफ़ा गए थे? कराची तो छोड़े। गुजरांवाला का जो मैं खुद हूँ तो इसलिए मुझे पता है। तो गुजरांवाला इस लाहौर में रह कि आप अपने दोस्तों को स्पेशली मिलने, तो लिहाजा ये बनाना
कि जी बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं जी हम क्रिसमस देखने जा रहे हैं। भाई आप अगर मुसलमान हैं तो आप क्रिसमस देखने जा सकते हैं। हाँ तो लिहाजा आपका पर्पस ऑफ विज़िट मेरा तजर्बा ये बताता है कि पाकिस्तान में जो विज़िट वीज़ा फाइल होता है 80% लोगों का पर्पस ऑफ विज़िट ही गलत होता है, अनजस्टिफाइड बिल्कुल होता ऐसे ही है। अब स्पॉन्सर ब्लड रिलेशन, आपकी उधर बहन है, आपका भाई है, आप कहते हैं जी मैं जा रहा हूँ, मैं अपने भाई से मिलूंगा, वो कहते हैं यार इसकी जस्टिफिकेशन है। कोई भाई को मिलने जा सकता है। हाँ बिल्कुल। अगर आप ये कहेंगे कि जी मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, दोस्त की बेटी की शादी है, मैं उस पर जा रहा हूँ, नो, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। वीज़ा आपके डॉक्यूमेंट्स पे मिलना है, स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स पे नहीं मिलना। सही, बिल्कुल ठीक। डॉक्यूमेंट्स आपके अच्छे होने चाहिए, प्रोफाइल आपका अच्छा होना चाहिए। जितना आपका ब्लड रिलेशन करीब तरीन होगा स्पॉन्सर, उतना आपका पर्पस ऑफ विजिट जस्टिफाइड होगा, उतने वीज़ा चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। नुमान भाई एक और बात बड़ी एजेंट्स की तरफ से या कंसल्टेंट की तरफ से रिकमेंड की जाती है कि ख़ास तौर पे टियर 1 की जो कंट्रीज़ हैं, यूके, यूएस या यूरोपियन, आप वहाँ अगर जाना चाह रहे हैं तो कोई ना कोई आप एग्जीबिशन या किसी कोर्स या कोई इवेंट अटेंड करने के पास ख़रीद लें। तो आपके पास जिस तरह भी फुटबॉल का है या एग्जीबिशंस आती रहती हैं मुख्तलिफ आईटी से रिलेटेड या बाकी, वो कहते हैं जी आपका तकरीबन समझे 60-70% काम उस पास के ख़रीदने से हो जाता है। नहीं, ये भी ओवर एग्जैजरेटेड है। हाँ, एक चीज़ है, देखिए अभी रिसेंटली मेरे पास एक रिफ्यूज़ल साहब लेके आए, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते थे, उनके हमारे ऑफिस से यूके का वीज़ा लगा, 6 महीने बाद वो कनाडा का रिफ्यूज़ल लेके आ गए। ठीक है। तो मैंने कहा जी आपने रिफ्यूज़ क्यों हुआ? कहते जी उस कंसल्टेंट ने ना मुझे किसी एग्जीबिशन या इस तरह के इवेंट में ना मेरी उधर से टिकट मंगवाई थी, वीज़ा अप्लाई किया, रिफ्यूज़ हो गया। मैंने कहा जी इवेंट किस चीज़ का था? कहते हैं जी उधर पता नहीं कोई असले का या कोई इस तरह का था। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? कहते हैं मैं कंस्ट्रक्शन का काम। तो मैंने कहा आप किस तरह वो जस्टिफाई करेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला एक IT कंपनी के बिजनेस एक्सपो में जा रहा है? ठीक है। मैटर करता है। अगर आप अपने फील्ड से रेलिवेंट कोई उधर इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई पास लेते या अपना कोई बुकिंग करवाते हैं, लेकिन देखना ये है कि उस में जाके आपको जो जाने का आपने प्लान बनाया है उसको आपसे कितना रेलिवेंट है और आपको जाने का फ़ायदा क्या होगा। मैंने भी आपको अपनी जर्मनी की एग्जांपल दी। उधर एक होता है ICEF कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पूरी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उधर यूनिवर्सिटीज़ जा से एजेंट्स जाके उनसे मीटिंग करते हैं, कंसल्टेंट्स और कोलैबोरेशन करते हैं। अब वो तो एक रेलिवेंट है और मेरी कंपनी का पूरा प्रोफाइल है उस हवाले से, तो मेक सेंस। लेकिन अगर मैं कहूँ जी एक IT इवेंट हो रहा है, मैं उधर घोड़ों की एक रेस हो रही है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ, तो आई नीड टू प्रूव कि मैं घोड़ों की रेस क्यों देखने जा रहा हूँ। मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे पास कितने घोड़े हैं, मेरे कितने घोड़े पाकिस्तान की डर्बी जीते हुए हैं। तो अगेन रेलेवेंसी। यस सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आजकल ये बड़ा हाइप इसने पकड़ी हुई है सोशल मीडिया पे। वो कहते हैं जी ख़ासतौर पे अमेरिका के या कनाडा के केस में आपका सोशल मीडिया ऑब्जर्व किया जाता है कि आप सोशल मीडिया पे किस किस्म की पोस्टें लगा रहे हैं, आप किस किस्म का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी या बेस्ड ऑन योर हैबिट्स वो देखते हैं तो फिर आपको वीज़ा देते हैं। इसमें सदाकत है? जी बिल्कुल सदाकत है USA के हवाले से। ठीक है। अगर USA ने अभी तो उन्होंने मज़ीद स्ट्रिक्ट कर दिया, नहीं तो वो उनके वीज़ा फॉर्म के अंदर बाकायदा वो आपके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ईमेल ऊपर उसका एड्रेस भी मांगते हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली उन्होंने जो अभी रूल्स चेंज किए हैं, उन्होंने उधर से भी लोग डिपोर्ट किए हैं। जब ये इजराइल और पैलेस्टीन का इशू बना है ना, तो उधर भी जो लोग ज़्यादा एक्टिवली कर रहे थे तो उनको उन्होंने यूनिवर्सिटी से एक्सपेल भी करवाया है। ठीक है। और अब वो उन्होंने ये कहा है कि हम हर बंदे का, उन्होंने अब ऑफिशियली ये कहा है कि हम हर बंदे के प्लेटफॉर्म्स को सुपरवाइज करेंगे, मॉनिटर करेंगे, और अगर हमें उनके एटीट्यूड में कोई भी एंटी अमेरिकन या ऐसा चीज़ नज़र आएगी तो वी कैन रिफ्यूज़ देयर वीज़ा। देखिए ये हर मुल्क की एक अपने उनका राइट भी है जी। उनका राइट गलत है या ठीक है, लेकिन ये देखें उनके पास उनका राइट है टू अलाउस एनीबॉडी टू कम टू देयर कंट्री इफ़ दे आर सेटिस्फाइड। बिल्कुल सही। ठीक है जी। लेकिन इस तरह के ड्रैकोनियन पॉलिसीज़ बना के जो भी मुल्क अपने आप को इस तरह का हवा बना देता है, नुकसान अपने ही करता है, क्योंकि अगर अमेरिका आज है तो वो इमिग्रेंट्स की वजह से है। बेशक ऐसी है। ठीक है ना। तो अगर वो इमिग्रेंट्स को तंग करेगा और पूरी दुनिया का, देखिए आपके लिए कंफर्टेबल कामयाबी की आपकी अलामत ये होती है कि आप अगर एक मुल्क चला रहे हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं,
आप कॉम्पिटेंट लोगों के लिए उसके अंदर सॉफ्ट एक कल्चर डेवलप करें बिल्कुल ऐसे कि दे स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इन योर कंट्री। अमेरिका इसी वजह से कामयाब हुआ है। अमेरिका जो अब कर रहा है, अगर वो इसी तरह करता रहेगा तो वो अपने ही नुकसान हो। बिल्कुल सही सर। विजिट वीज़ा की जब भी बात आती है, एक और चीज़ रिकमेंड की जाती है कि आप टियर 1 की कंट्री का जब भी वीज़ा अप्लाई करें अकेले ना करें, आप फैमिली के साथ करें। ऑन द अदर हैंड फिर दूसरा एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ आता है जी, आप अकेले करें ताकि उनको आप ये जस्टिफाई कर सकें, देखिए जी मेरे तो बच्चे पीछे हैं। तो दोनों में से कौन सा वैलिड है? अच्छा, वैसे ना मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, इसके अंदर अमेरिका की हद तक मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि विद फैमिली करें तो 70 ज़्यादा चांसेस हों। ठीक है। अमेरिका में ये ट्रेंड नज़र आया है कि लोगों को फैमिली के साथ करने पे वीज़े मिले हैं। अब देखिए, लेकिन जनरली इससे मैटर इतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका प्रोफाइल, बिल्कुल अपना प्रोफाइल। ये देखिए, ये सारे टोटके हैं, ये टोटके हैं जी, कलियाँ कर लो। मैंने नहीं देखा कि किसी का, मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी ऑनेस्ट एग्जांपल देने लगा हूँ। मैंने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया 2012 में लास्ट टाइम। सही। अच्छा, मैं अब इमिग्रेशन लॉयर था, मैं बच्चे मेरे से छोटे थे, मैं बैठा तो मैंने ना, जिस बंदे ने काउंटर पे जाना ना इंटरव्यू देने, तो मैंने पहले बताना इसका वीज़ा लग जाएगा। अच्छा। इसका वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि उनका ओपन काउंटर है, वो बातचीत अब सुन रहे होते हैं। अच्छा, टू माई एस्टॉनिशमेंट, मेरी तवक्को से अमेरिका ने ज़्यादा वीज़े दिए। अच्छा। अब देखिए, वीज़े के लिए आपके इस ऑफिस में आपने ये कितना अच्छा पॉडकास्ट सेंटर बनाया हुआ है। अब हर बंदा आके कहे जी मुनीर साहब मेरी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, आप कर सकते हैं? नहीं करूँगा सर। इसी तरह वो मुल्क है, हर बंदे की ख्वाहिशात अपनी जगह पे। लेकिन आई बिलीव, मैं ज़हनी तौर पे एक मुसलमान होने के नाते मेरी अपनी फीलिंग्स हो सकती हैं, लेकिन आपको पता है 2024 में 25 का डाटा नहीं आया, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान ममालिक से किस कंट्री से लोग अमेरिका सेटल हुए हैं? पाकिस्तान। अच्छा। यस, अमंग ऑल द मुस्लिम कंट्रीज 2024 में सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान से अमेरिका गए हैं। अमेरिका इज़ अ गुड कंट्री फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तानियों को वो बहुत वीज़े देते हैं, लेकिन हर किसी को कोई वीज़ा नहीं दे सकता। वो तो ट्रू है। मगर मैं, अगर आप बाकी बातें छोड़ें, आप सड़क पे गाड़ी पे जाते हैं, आपको दिन में 200 भिखारी अल्लाह के नाम पे मांगते हैं, आप सबको नहीं दे सकते। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। सो जो प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं। ये मेरा आपके प्रोग्राम के एंड पे एक मैसेज है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन अगर आपको कोई बंदा, ये आप 2-4 से मिले, चेक करके मिले, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू गो, किसी तरीके से पहुंचने की कोशिश ना करें। उसमें पहली बात तो ये कि आप उस चक्कर में अपने पैसे गंवा बैठेंगे, और अगर कोई आपको 2 नंबर बंदा मिल गया जो डंकी के चक्करों में, इस तरह के चक्करों में आपको डाल दिया, तो आप अपनी जान को भी रिस्क सर वहाँ जाके भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक और सर नौसरबाजी आजकल चल रही है, ख़ासतौर पे अमेरिका को लेके। यहाँ पे आपको आई थिंक सो E2 वीज़ा बनता है, ये विजिट जिसको कहते हैं, विजिट वीज़ा B1 B2 वीज़ा है। यहाँ से B1 B2 पे ले जाया जाता है आपको, या पहुँचते हैं वहाँ पे। वहाँ जाके आप, क्योंकि पाकिस्तान से जैसे एग्ज़िट होते हैं तो आप जहन बना के जाते हैं कि मैं फ़्रॉड की नीयत से जा रहा हूँ। वहाँ जाके आप फिर लॉयर हायर करते हैं, वो लॉयर उनको रास्ता दिखाता है फिर E1 और E2 का, और इसी तरह फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ आगे मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में उनकी एडजस्टमेंट कराता है। कोई किसी को आइसक्रीम पार्लर दिलवा रहा है, कोई वहाँ पे बार्बर शॉप दिलवा रहा है, कोई छोटा सा रेस्टोरेंट दिलवा रहा है। उसके चक्कर में वो कैटेगरीज चेंज की जा रही है, और ये बहुत बड़ी तादाद में इसको मार्केट भी किया जा रहा है इस वक्त। जी देखिए, E2 वीज़ा तो है, ठीक है, देखिए वो नॉन इमिग्रेंट बिजनेस वीज़ा है। सही। उसमें आपको 2 साल का वीज़ा मिलता है, वो आप डेट डज नॉट लीड टू ग्रीन कार्ड। ओके। 2 साल का आपको वीज़ा मिलेगा, 2 साल बाद आपने अपनी इन्वेस्टमेंट दोबारा दिखानी है और आपने एक्सटेंड करा लेना है। E2 इज़ अ नॉन इमिग्रेंट बिजनेस वीज़ा। अच्छा, ये आप पाकिस्तान से भी अप्लाई कर सकते हैं। सही। पाकिस्तान से अप्लाई करने के लिए इसको अंदर आपको कम से कम $1 से $1.5 लाख की उधर कोई प्रॉपर्टी बिजनेस परचेज करने का रिक्वायरमेंट जनरली जो पाकिस्तान पे चल रहा है। अब उसमें कंसल्टेंट क्या समझते हैं कि यार ये लंबा काम है, हाँ। या मुश्किल काम है, इधर से E2 का पूरा केस बनाना, कोई प्रॉपर्टी बिजनेस परचेज करना, तो वो फिर क्लाइंट को ये रिकमेंड करते हैं जी आप विजिट वीज़ा लें,
यूएसए पहुंच जाएं, ठीक है, उधर से आपको स्विच करवा देंगे E2 पे, ठीक और है। ये हो भी जाता है। इसमें कोई ऐसी टेक्निकलिटी इलीगलिटी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका अपने मुल्क के अंदर अपना विजिटर से स्टेटस चेंज करना अलाउ कर रहा है, तो वो आगे E2 है, EB5 है, जो इमिग्रेंट है जिसकी $10 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट है, पॉलिसीज आर देयर, पॉलिसीज़ को लेकर चलना इज़ देयर, और इधर से भी आप E2 फाइल कर सकते हैं। तो सर ये जब आप खुद ही कह रहे हैं कि E2 आगे जो है ये आपको इमिग्रेशन में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो देन व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट? आप 2 साल के बाद उस बिजनेस का क्या करेंगे? आप चलें दोबारा, आपने फिर भी उसको एक्सटेंड करा लिया, यू विल गेट अनदर 2 ईयर्स, तो कहाँ खड़े हैं आप फिर? ये तो देखें, वो तो जानने वाले को सोचना चाहिए ना कि भाई मैं 10 साल तक, फिर वो इसी बहाने इसी सोच में अच्छा 2-4 साल करेंगे, फिर कोई और रास्ता निकाल लेंगे। हम लोग इतने, यही मैंने कहा कि हमारे और इंडियन में फ़र्क क्या है। हाँ, वो 100 रुपया लगाती हैं, वो 10 साल का सोचते हैं मैं 10 साल में कहाँ खड़ा होऊंगा। हम 1000 लगा के सोचते हैं आज का दिन गुजर जाए, कल देख लेंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। फिर वो कहते हैं जो जिन्होंने, देखें कंसल्टेंट है, उसने अपनी बात सुनानी है, वो कहेगा मैं आपका, आप उधर 2-4 साल कीजिएगा, 4 पैसे इकट्ठे कीजिएगा, मैं EB5 $10 लाख वाला करा दूंगा। हाँ, तो ये फिर, हाँ देखिए, आप वकील के पास जाते हैं, वो कहता है ये भी रास्ता, ये भी रास्ता, ये भी रास्ता है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वन शुड बी वेरी केयरफुल, उसके पास जाए, मशवरा करे, ऑप्शन देखे। और दूसरा, आज हर पढ़े लिखे बंदे को ज़रूर इंटरनेट करना चाहिए, ब्राउज़। मैं आपको कह रहा हूँ जी फलानी कैटेगरी है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और उस एग्जांपल को मैंने बड़ा फॉलो करना शुरू कर दिया ठीक है। मैं एक डॉक्टर के पास गया, मुझे छोटी सी मेडिकल प्रॉब्लम थी। डॉक्टर साहब ने मुझे चेक किया, मुझे उन्होंने कहा नुमान साहब आप ठीक हैं, कोई मसला नहीं, ये माइनर सा मसला है, और इस मसले का ये नाम है, सही। और आप इसको नेट पे भी देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, द वे ही, जब उसने ये लिख के कहा ना ये मसले का नाम है, आप नेट पे भी देख लीजिएगा, सही। मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे ऑफिस में क्लाइंट आता है, वो कहता है जी मैं कहता हूँ जी अच्छा आप फलानी कैटेगरी में एलिजिबल हैं, ठीक है। ये आप फॉर एग्जांपल आप कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं, ये उनकी वेबसाइट है, जाके खुद सर्च करें, अगर आपको समझ लगे आप एलिजिबल हैं, फिर मेरे पास वापस आ जाइएगा, और अगर आपके क्वेश्चंस होंगे मैं आंसर कर दूंगा। बिल्कुल सही। पढ़े लिखे क्लाइंट को आज अपने कंसल्टेंट से ये पूछना चाहिए कि जी मुझे आप किस कैटेगरी में कह रहे हैं यू आर एलिजिबल, और कौन सी रेलिवेंट सोर्स है। मैं उस वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ। हाँ, ये आई बिलीव कि हर बंदा हर केस खुद फाइल नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम वो ये तो पढ़ सकते हैं ना बेसिक क्राइटेरिया क्या है। बिल्कुल ऐसी। मेरे पास कल एक क्लाइंट आया, वो 6 महीने पहले आया था, और वो अमेरिकन ग्रेजुएट था, उसके बाद उसने स्वीडन से भी मास्टर्स किया हुआ था। कल उससे मैंने एक इमिग्रेशन कैटेगरी बताई, कल वो मेरे पास आया, उसने कहा जी मैंने इसमें पढ़ा ये पॉइंट्स हैं, आपने ये इसका क्या है, मैंने उसे एक्सप्लेन किया। तो जब वो सेटिस्फाई हो गया तो उसने कहा ठीक है जी लाएं, एग्रीमेंट करते हैं, आई वांट टू प्रोसीड द केस। सो इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों की बातों पे ना रहें, रिसर्च करें, जितना आप पढ़ेंगे उतना आप अपने आप को सिक्योर फील करें, क्लैरिटी आ जाएगी आपकी। अच्छा सर, इससे पहले कि हम विजिट वीज़ा को एंड करें, आजकल आपने देखा होगा कि हमारे तो यूएई के वीज़े भी नहीं लग रहे, दुबई तक के वीज़े हमारे रिजेक्ट हो रहे हैं। इसमें भी आपको लगता है कि ये मेन एक्टिविटी फ्रॉडलेंट ही है, या क्या वजह है? बड़ी सिंपल सी बात है, लोग विजिट पे जाते हैं, जाके उधर इलीगल हो जाते हैं। सही। उधर जॉब के चक्कर में बैठे रहते हैं, बेचारी मजदूरियां करते हैं। सही। जब आप इलीगल होते हैं, आपको उस मुल्क का एम्प्लॉयर भी एक्सप्लॉइट करता है, आपको उस मुल्क का इमिग्रेशन ऑफिसर भी अगर एक्सप्लॉइट करने वाला वो भी करता है, आप जिनके पास रह रहे हैं, जिनके आप टेनेंट हैं, वो भी आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, जिनके आप एम्प्लॉई हैं वो भी आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाले भी आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और गोल्डन वीज़ा के बारे में है कोई थोड़ा सर? गोल्डन वीज़ा किस दुबई के लिए अभी ये एक नई कैटेगरी जो अभी उन्होंने 5 साल का शुरू किया है, 10 साल का, 10 साल वाला विजिट है। हाँ, वो विजिट वीज़ा है, और 10 साल वाला जो है वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट आपका रेजिडेंस वीज़ा है। असल में हम चूंकि जनरली दुबई को डील नहीं करते। चले इस पे सर हम डिस्कस नहीं करते, मैं सवाल रिफ्रेश करता हूँ। अभी दुनिया में सर एक और नया वीज़ा इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको को बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, नोमेड वीज़ा। नोमेड वीज़ा निकाला गया फ्रीलांसर्स के लिए, तो उस पर कुछ बताना चाहेंगे कि देखिए ये वीज़ा काफ़ी देर से है, और बहुत सारे वीज़े ऐसे हैं जो अभी पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है जी। मतलब मैं कि एक ये फ्रीलांसर का वीज़ा है, फिर एक और वीज़ा है एक कंपनी ट्रांसफ़र का। आप अपनी कंपनी का ऑफिस दुनिया किसी मुल्क में भी खोल सकते हैं, और वो उसका और आप अपनी कंपनी के किसी
यूके में बहुत सारे केस हमने किए भी हैं कि आप उसके ऊपर जाके, जिस तरह ये फ्रीलांसर वीज़ा ये जर्नलिस्ट के लिए भी होता है, जर्नलिस्ट इसके ऊपर जाके काम करते हैं। और तमाम ये न्यूज़पेपर्स वाले अपने लोगों को उधर अपॉइंट कर सकते हैं। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव पूरी दुनिया में अपॉइंट, उसे कहते हैं ओवरसीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी। इफ़ यू हैव अ कंपनी इन पाकिस्तान एंड यू हैव लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, यू कैन अपॉइंट योर रिप्रेजेंटेटिव। डिफरेंट ममालिक के अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। आईसीटी इंटर कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ाज़ हैं कि अगर आपकी कंपनी 2 मुल्कों में रजिस्टर्ड है, काम कर रही है, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे से कर रहे हैं। ये बहुत सारी वो कैटेगरीज हैं जो पाकिस्तान में अनएक्सप्लोर्ड है। एक प्रोफेशनल बंदा जो काम करना चाहता है और वो उसकी स्किल्स हैं, तो ही हैज़ सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़, बट इट डिपेंड कि वो किस तरह अपनी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करता है, किस तरह उस पर वर्किंग करता है। बिल्कुल सही। इससे पहले सर कि मैं लास्ट अपने टॉपिक का इमिग्रेशन की तरफ जाऊँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर फैक्टर है यहाँ पे आपके आइल्स हो गया, जिसको लैंग्वेज टेस्ट कहते हैं। आइल्स भी है उसमें, स्किल्स भी है, और भी बहुत सारे इन्होंने निकाल दिए हैं। सर मेरा ये ज़ाती मुशाहिदा है, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, कि मुझे लगता है कि ये किसी भी स्टूडेंट की इंग्लिश चेक करने का सबसे फेक तरीका है। ये जो एक जिस तरह डिग्रीज़ है ना, एजुकेशन है, ये उससे भी बड़ा माफिया है, और ये कंट्रोल्ड बाय फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ही है। अब आइल्स में देखिए, आप 1 घंटे का एग्ज़ाम है आपका, 1 घंटे के एग्ज़ाम में आपने 7 बैंड रिक्वायर्ड कर लिया इन ईच, 8 बैंड रिक्वायर्ड, अब तो ऑस्ट्रेलिया में 8 कर दिया उन्होंने ईच। अब अगर पॉइंट्स आप कितना पूरे होते हैं 8 ईच होगा तो 20 तो मैं तो सर गारंटी से कह सकता हूँ कि नेटिव गोरे को भी बिठा लें, वो भी 8 में से 8 नहीं ले सकता हर गोरा। अब बेसिकली 9+ होते हैं, 9 होता है टोटल, उसमें से 8 नेटिव का भी नहीं आता। मेरे पास अगले दिन एक बंदा पीटी का रिजल्ट लेके आया, कैन यू बिलीव उसके 90 ईच है। सर एक्सेप्शन है ना? हाँ एक्सेप्शन है, कितनों में से आएगा? 100 में से एक बचेगा। 100 नहीं, हज़ारों लाखों में एक आएगा। देखिए बात भला क्या है, ये बात मैं आपकी से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि आपने कोई ना कोई इंग्लिश असेसमेंट का, पहले होता क्या था मैं आपको बताता हूँ। आज से 20 साल पहले कनाडा में इमिग्रेशन आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है। होता ये था कि आपकी इंग्लिश एबिलिटी को, जो आपका इंटरव्यू होता था, उस वक्त ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, आपने इमिग्रेशन पिटीशन फाइल की हुई है, आपको इस्लामाबाद बुला लिया है, वीज़ा ऑफिसर ने आपका इंटरव्यू किया और उसने आपको इंग्लिश के नंबर दे दिए। ठीक है। उसमें होना क्या कि मुझे नंबर मिले हैं, फॉर एग्जांपल मुझे इमिग्रेशन में 10 इंग्लिश में मिले तो मैं एलिजिबल होता हूँ, मुझे 6 मिल गए हैं, मैंने अपील कर दी कि जी मेरी तो उसने इंग्लिश ही से एवेलुएट नहीं की। ठीक है। वो लिटिगेशन में शुरू हो गए, केसेस पे केसेस। जिसको इंग्लिश में नंबर कम मिले हैं और उसे पता है कि ज़्यादा मिलते हैं, उसने केस कर देना। अब वो फिर उधर कोर्ट्स ने फैसला करना, जी आपने बताएं किस तरह एवेलुएट किया। उन्होंने कहा जी अब इसका तरीकाकार क्या है, इसका तरीकाकार है ये अप्रूव टेस्ट हैं, स्पिन लगाएं, बहस ख़त्म करें। अच्छा हर चीज़ के फिर एक और था, पाकिस्तान से पहले क्या होता था, आपने इमिग्रेशन अप्लाई की, आपने डिग्रीज लगाई, आपने वीज़ा ऑफिसर ने आपकी डिग्री को लिख दिया ये तो बैचलर के बराबर है, ये मास्टर्स के बराबर है, फिर एक लिटिगेशन शुरू हो गई। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हमारी ये कैनेडियन बॉडीज़ हैं, इधर से अपनी डिग्रीज की वैल्यूएशन करा लें। अगर आपको वैल्यूएशन पे कोई रौला है तो उनसे पहले नेगोशिएट कर लें, हमने वो पॉइंट देने हैं जो वैल्यूएशन पे हो। सही हो गया। हमने इंग्लिश के वो पॉइंट देने हैं जो आइट्स या पीटी आपने कर लेना है। हमने इस बहस में नहीं पढ़ना कि जी आपकी लैंग्वेज कैसी है, जो एविडेंस है उसके बगैर हमने आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करनी। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, पूरी दुनिया वी आर लिविंग इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पैसे की दौड़ है। अगर आइट्स टेस्ट हो रहा है तो वो भी पैसा कमा रहा है, उसके मुकाबले में पीटी शुरू हुआ है तो वो भी पैसे के लिए शुरू हुआ है, अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है तो वो भी पैसे के लिए हो रहा है। सर यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अच्छा देखिए हम बड़े आसानी से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हमारे पे इल्ज़ाम लगा देता है, जी आप लोग ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि आपका आइल्स लेने का या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि बंदा ऐसा हो कि मेरे कंट्री में आए, बेसिक बोल सके, अगर उसको 4 लाइनें लिखनी पड़े, अपना मौक़िफ़ लिखना पड़े, लिख सके, यही मकसद है, किसी की बात समझ सके, अपनी समझा सके। लेकिन ये 7, 8 ईच, सर ये तो आप वो बात कर रहे हैं कि मतलब आपके अपना जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है उसके भी 8 ईच नहीं आएगा। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन देखें अगेन मैं इसमें थोड़ा सा मार्जिन उन कंट्रीज़ को ज़रूर दूंगा। उन्होंने ये नहीं रखा हुआ कि आपने इतना ज़रूर लेना है। ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के लिए जो बेसिक आइट्स रिक्वायरमेंट है वो 6 ईच है। ठीक है। कनाडा के लिए जो इमिग्रेशन के लिए, स्किल्ड वर्कर इमिग्रेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट 6 ईच है।
अब आपने पॉइंट पूरे करने हैं। ठीक है। अब बन गया पूल। पहले क्या था? पहले था ऑस्ट्रेलिया कनाडा की इमिग्रेशन में 2011-12 से या 14 से पहले क्या था, उन्होंने कहा जी 60 पॉइंट है, जो पूरा करे आ जाए, किसी भी तरीके से कर लें। उसमें लैंग्वेज के पॉइंट्स थे, उसमें एक्सपीरियंस के थे, एज के थे, शादी के ब्लड रिलेटिव इन कनाडा के थे। अच्छा, अब उसमें फिर उन्होंने, अब वो अगर उनको 1000 बंदा चाहिए, वो 10,000 क्वालिफाई कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा जी इसको ना कम्प्रीहेंसिव पूलिंग सिस्टम में डाल दो। ठीक है। कि जी हमें 1000 बंदा चाहिए, हमने ऊपर वाला 1000 उठा लेना है। अब जब ऊपर वाला 1000 उठाना है, तो अगर आपके साथ सारी एप्लीकेशन वालों के साथ ही हैं, तो अब मेरिट बढ़ गया अब मेरिट बढ़ गया। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए वो 6 ईच है। अगर आपका 6 ईच है, आपके बाकी पॉइंट्स ज्यादा हैं, आप एलिजिबल हैं, यू कैन प्रोसीड। तो ये मेरिट की वजह से हुआ। यस, ये मेरिट की वजह से हुआ। अब 8 ईच पे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में 8 ईच पे 20 पॉइंट है, 7 ईच पे 10 पॉइंट है, 6 ईच पे आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, ठीक है, लेकिन पॉइंट 0 है। अगर आपका 6 ई से नीचे है, तो योर लैंग्वेज एलिजिबिलिटी इज नॉट मेट, यू आर नॉट एलिजिबल। सो दिस इज द, जिस तरह CSS का एग्ज़ाम है, जिस तरह आपका ये MD कैट होता है, इस तरह के एग्ज़ाम्स हैं ये, उसमें फिर अब कोई बंदा ये कि जी पाकिस्तान में डॉक्टर बनने के लिए 100 में से 99 नंबर चाहिए, तो अब ये उन्होंने तो नहीं लिखा हुआ, ये तो आपकी यूनिवर्सिटी का मेरिट इस तरह बन गया। इसी तरह इमिग्रेशन, चूँकि चंद ममालिक हैं जहाँ हर कोई जाना चाह रहा है, तो उनकी इमिग्रेशन सिस्टम के ऊपर लोड ज़्यादा है, और जितना लोड ज़्यादा होगा उतना उनका पूल ऊपर जाता जाएगा। तो इससे सर ये फिर नतीजा ये होता है कि देखें, जिस तरह आपने कहा पूल है, अब इस पूल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एज है आपकी। तो यू शुड ट्राई एट अ राइट एज, क्योंकि डिग्री आप अपनी कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, आइल्स अगर उन्होंने 8 कह दिया या 7 कह दिया, वो भी नियर टू इम्पॉसिबल होता जा रहा है। तो आ जाके आपके पास बचती है एज। शादी भी अब आप एक के बाद दूसरी तो कर नहीं सकते, डबल पॉइंट मिलने नहीं आपको, ठीक है। तो आपके पास एक एज ही बचता है, क्योंकि मोस्टली मैंने जो चीज़ देखी है ना, 90% स्टूडेंट जो हैं या इमिग्रेंट जो है, वो एज की वजह से मार खाते हैं कि उनकी एज 30 से अबव चली जाती है। जैसे आप 31 में एंटर हुए, पॉइंट कम हो गए, उधर से पॉइंट कम, और इधर आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है फिर आइल्स के अलावा कुछ और या लैंग्वेज कोर्स। इसमें ना असल में 2 चीज़ें हैं। देखिए, आज से ना आपको 20 साल 15 साल पहले कनाडा में एज के मैक्सिमम पॉइंट्स की एज लिमिट थी 21 to 49। ठीक है, आप 48 के भी हैं तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल जाते थे। इवेंचुअली उन्होंने देखा कि बंदा 49 साल की उम्र में 49 साल की उम्र में इमिग्रेशन अप्लाई करता है, 55-56 साल की उम्र में उसे मिलती है, और 4 साल काम करता है और बेनिफिट्स पे चला जाता है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी 30 साल तक मैक्सिमम, 31 पे 2 कम हो गए, 32 पे 5 कम हो गए। बेसिकली जो पूलिंग के बाद जहाँ पॉइंट्स टेबल चला गया हुआ है, अब जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आपकी एज शुड बी लेस देन 30, सही, आपकी डिग्री मस्ट बी ऑफ 18 ईयर्स, एक्सपीरियंस मस्ट बी ऑफ 3 ईयर्स, दैट इज़ ऑफ कनाडा, और आइट्स 777-8, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग में 7, लिसनिंग में 8, इसे कहते हैं CLB लेवल 9। अगर आपकी ये 4 चीज़ें पूरी हैं, अगर आपका कनाडा में रिलेटिव है, उसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट यू विल गेट द इमिग्रेशन। ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में एज लेस देन 32 हो, उसके मैक्सिमम पॉइंट्स हैं। सही, ठीक है जी, आपकी डिग्री 15 साल या 18 के बराबर पॉइंट है। 15 साल की आपकी डिग्री हो, 8 साल से ऊपर एक्सपीरियंस हो, एज 32 से नीचे हो, और 7 ईच आइट्स हो, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट बन जाएंगे 15 डिग्री के, 15 एक्सपीरियंस के, 30 एज के 60, और 10 पॉइंट आपकी लैंग्वेजिबिलिटी के। अब 70 पे सिलेक्शन नहीं हो रही, सिलेक्शन हो रही है 80 से ऊपर, तो फिर अब आपको 8 ईच लेना पड़ेगा, या आपका ब्लड रिलेशन हो उसमें आपको पॉइंट ऐड हो, या आपकी प्रोफेशन ऐसा हो कि आपको किसी स्टेट नॉमिनेशन मिल जाए। इस वक्त जनरली जो सिलेक्शन हो रही है ऑस्ट्रेलिया में वो 90 पॉइंट्स पे हो रही है। बिल्कुल। तो 90 पॉइंट के लिए या आपके 90 पॉइंट आप पूरे करें, या आपकी प्रोविंशियल नॉमिनेशन हो, सो इट्स अ नंबर गेम। बिल्कुल सही। सर, इमिग्रेशन पे आते हैं लास्ट पे। सबसे बेहतर इस वक्त ज़ाहिर इमिग्रेशन का मतलब है कि आप अपनी पूरी लाइफ वहाँ पे आगे फोर्सी कर रहे हो, वहीं पे रहना चाहोगे, आपका फाइनेंशियल भी सेट होना चाहिए, आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए उस जगह पे। कौन सा इस वक्त बेहतर मुल्क है जहाँ पे आप समझते हैं कि जाके सेटल होना आसान है? अच्छा, मैं ना आपके सवाल को थोड़ा सा एक लाइटर नोट में रिप्लाई करता हूँ जी। मेरे पास जब क्लाइंट आता है ना, वो कहता है जी विच इज़ द बेस्ट कंट्री टू लिव, तो मैं कहता हूँ वेयर एवर यू आर एलिजिबल। ठीक है। तो अगला सवाल वो करते हैं कंसल्टेंट,
या सॉरी क्लाइंट्स कि अच्छा जी imagine for a minute that we are eligible for every country, no tell us which is the best country to live. तो मैं उन्हें कहता हूँ where you are not living. कहते देखें ये वो पंजाबी उर्दू की मुहावरा है, दूर के ढोल सुहाने. देखिए जहाँ भी आपने जाना है ना, उस जब आप इंसान हैं और अल्लाह ने आपका ये दिमाग डाला हुआ है और ये दिमाग पॉजिटिव ज़्यादा चलता है कि नेगेटिव चलता है, आपने प्रॉब्लम्स तो फेस करनी है, नेचर चेंज हो जाती है. लिहाजा सबसे बेहतर मुल्क तो ये वही है दुनिया का जहाँ आप नहीं रह रहे, कि जहाँ आपको बस ये लगे कि अच्छा है, हाँ अब उसको छोड़ दें. अब देखें स्किल्ड वर्कर की बात करें तो 2 ममालिक हैं जो मेनली स्किल्ड वर्कर्स को ले रहे हैं, हाईली स्किल्ड को, एक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा. बोथ आर गुड. मैं ये कहूँगा कि फिर वही बात जो मैं पहले जवाब देता हूँ कि वेर एवर यू आर एलिजिबल, ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हम पाकिस्तानियों को सूट करती हैं. और जब आप चले जाते हैं तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उधर आपको अपनी कम्युनिटी अच्छी मिलती रहे. आपको कम्युनिटी होती है. एंड ऑफ द डे आप अपने लोगों से कंफर्टेबल रहते हैं. जितनी मर्जी आप उनसे नफरत करें, जितना मर्जी उनको नापसंद करें, लेकिन इवेंचुअली उनके साथ ही आपकी केमिस्ट्री मिलती है. स्किल्ड वर्कर की कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इज़ बेस्ट. अगर ओवरऑल पूरी दुनिया का एलिजिबिलिटी को छोड़ दें तो विच इज़ द बेस्ट कंट्री टू लिव, तो ऑब्वियसली अमेरिका का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है अमेरिका जैसी किसी की नहीं है. ठीक है जी. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इज़ गुड, कनाडा इज़ गुड. सही है. यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ लैंग्वेज का सबसे बड़ा इशू, लैंग्वेज बैरियर है. छोटे छोटे ममालिक हैं, अब वो उधर उनकी इकॉनमीज़ खुद गिर रही हैं. 1-2 ममालिक अच्छी हैं. जर्मनी इज़ गुड, उसकी इकॉनमी अच्छी है. उसके बाद आप फ्रांस की बात कर लें. बाकी यूरोप में अब कुछ क्योंकि यूरोप में अब कुछ रहता नहीं जा रहा. यूरोप में स्कैंडिनेविया को तो दुनिया का हेवन कहा जाता है, जिसमें नॉर्वे आ जाता है, स्वीडन आ जाता है. वहाँ पे रहने वाले लोग भी खुश हैं, खुशहाल भी हैं, हर तरफ से उनका. देखिए उधर 50% टैक्स हैं. हम जैसे लोग जो 10% टैक्स नहीं देते. तो देखें उधर दुनिया में सबसे ज़्यादा जल्दी अमीर होना पाकिस्तान में मुमकिन है. उन मुल्कों का पाकिस्तान में आप जल्दी अमीर हो सकते हैं, लेकिन उन रियासतों का मकसद है लोगों को गुर्बत ना आए. रियासत का काम गुर्बत से लोगों को रोकना है. इफ़ यू आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री टू लिव. हाँ, लेकिन इस मुआशरे में ये मुआशरा गरीब आदमी के लिए बड़ा जालिम है. जो बंदा डॉक्टर के पास जाकर 200 रुपया दे के अपना चेकअप भी नहीं करवा सकता, सरकारी अस्पताल में वो जाता नहीं है कि मुझे बारी आते हफ्ता लग जाएगी. अगर आप फाइनेंशियली, और आपके मज़हब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अगर आपके हिजरत की सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आप इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली वेल सेटल्ड तो अगर लेकिन ब्रेन ड्रेन जहाँ तक बात है, हाँ अपने मुल्क से लॉयल रहें. आप बाहर भी जाते हैं एंड यू लव योर कंट्री, यू हैव सो मेनी वेज टू सपोर्ट योर कंट्री. एग्जैक्टली. सो रेमिटेंस ही भेज दें, वही सबसे बड़ी सपोर्ट, बहुत बड़ी सपोर्ट है. और वो लीगल चैनल से भेज दें. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. लीगल चैनल. अच्छा, फिर लास्ट में इसमें मुझे ये बताइएगा कि इमिग्रेशन में भी बहुत सारी ज़ाहिर है कैटेगरीज आ जाती हैं. इस वक्त सबसे बेहतर कौन सा रूट चल रहा है इस वक्त? देखिए ये अगेन डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ दैट पर्सन. ठीक है. इस वक्त जो इमिग्रेशन है ना, ये ममालिक, दूसरे ममालिक ने इसको भी अपना बिजनेस बना लिया हुआ है. अब आपकी नॉलेज में होगा, यू आर माशाल्लाह वेल, आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस फील्ड में. अब ये जो वेस्ट इंडीज़ की स्टेट्स हैं, जजीरे हैं, वो डायरेक्ट पासपोर्ट दे रही हैं इधर बैठे हुए. वो कहते हैं $2 लाख दें हमें, पासपोर्ट ले लें. अब पासपोर्ट कौन दे सकता है? उस मुल्क की गवर्नमेंट दे सकती है. आप ये अभी पिछले दिनों में ख्वाजा साहब का बयान आया पुर्तगाल की इमिग्रेशन के हवाले से. वो कौन दे रहा है कि भाई जी आप $2.5 लाख $3 लाख की प्रॉपर्टी परचेज करें, हम आपको 5 साल का गोल्डन वीज़ा दे देंगे. आपने जब कहा कि गोल्डन वीज़ा, तो मैंने कहा कौन सा? और 5 साल में आप सिर्फ आपने हफ्ते में, साल में 1 हफ्ता जाना है, 5 साल बाद नेशनैलिटी ले लें. टर्की आप प्रॉपर्टी परचेज करें, पासपोर्ट ले लें. तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं, आपके फाइनेंसिस क्या हैं. जो लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है, किसी को पैसे दे के यूरोप जाने के ख्वाब देखने की बजाय आप मिडिल ईस्ट में अपनी कुछ स्किल्स डेवलप करें. प्लम्बर के कोर्सेज करें, इलेक्ट्रीशियन के कोर्सेज करें, प्रॉपर साल 2-2 साल के डिप्लोमे करें. और अगर आपको मिडिल ईस्ट में कोई जॉब मिल जाती है इससे रेलिवेंट, तो स्टार्ट वहाँ से लें. ठीक है. बजाय कि आपको पता है कि आपका वीज़ा नहीं लग सकता और किसी एजेंट के पीछे भागें और उसे कहें जी ये ले 10 लाख 20 लाख माँ का जेवर बेचें,
बाप का कोई प्लॉट है, घर है, वो बेचें और वो पैसे किसी 2 नंबर कंसल्टेंट को दे दें, उससे बहुत बेहतर है। हमारे बच्चे चाहते कि हैं, मैं जो बच्चों को आता हूँ, बाप साथ है, बच्चे का आइट्स वीक है, उसे क्या जी कि ये आइट्स 0.5 कम है, 6 लाख इसकी एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा। तो जब बच्चे को तरफ देखते हैं कि अच्छा बेटा आप 0.5 इम्प्रूव कर लें, वो कहता नहीं अंकल को रहने दें, मुझसे नहीं होना। कि हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ बाय कर रहे हैं, वो हम नहीं करके भी दे रहे हैं, वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ बाय नहीं होता। पेरेंट्स भी ये समझते हैं कि पता नहीं हम अपने बच्चे पे पैसे लगा के इसको फ्यूचर दे देंगे। नहीं, फ्यूचर ये एक गरीब बच्चे से लेकर एक अमीर से बच्चे तक भी फ्यूचर है स्किल्स की बेस पे। सर ऐसी है, मैं बिल्कुल एग्री करूँगा। अभी रिसेंटली एक दोस्त गया है यूके, सर यहाँ पे माशाल्लाह करोड़ों की जायदाद, बल्कि मैं अगर अरबों की कहूँ तो वो भी कम नहीं होगी। कभी मैंने उसके सूट में आज तक कभी वो कहते हैं सलवट नहीं देखा, ठीक है। क्या ठाट बाट, क्या शानो शौकत की ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे थे। बस यूके का भूत सवार हुआ, 60 या गालबन 65 लाख रुपया दे के उसने वो जो आजकल वीज़ा मिल रहा है वहाँ पे, वर्क वीज़ा, उस पर गए। अब वो मुठ्ठियाँ दे दे के रो रहा है। ये रोने बनता है ना। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई वाज इन द यूके, मैं उस वक्त अपनी उधर प्रैक्टिस कर रहा था। मैनचेस्टर में गया तो उधर मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गया, छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर था। तो काउंटर पे मैं खड़ा हुआ था, तो मेरे आगे एक बंदा उस वक्त जो आज मेरी एज है या मुझसे को 2-4 साल छोटा, 50 के राउंड अबाउट, वो उस काउंटर के ऊपर सीवी लेके कहता है जी कि डू यू हैव एनी जॉब। उस काउंटर वाले ने कहा जी सॉरी आई डोंट हैव एनी जॉब। खैर मैं वो बाहर निकला तो मैं चीज़ जो भी मैंने छोटी मोटी चीज़ ली उसका बिल दिया, बाहर आया तो वो मुझे हुलिये से पाकिस्तानी लग रहा था। तो मैंने कहा जी आप अभी नए आए हैं? कहता जी मैं नया आया हूँ। मैं क्या अच्छा। उन दिनों में एक यूके की इमिग्रेशन पॉलिसी जा रही थी, HSMP, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम। अच्छा, तो मुझे कहता जी मैं नया आया हूँ। तो मैंने कहा किस वीज़े पे आए हैं, और मुझे आइडिया था कि ये इसी पे आया होगा क्योंकि मेरा तो फील्ड था। कहता जी मैं HSMP पे आया हूँ। तो मैं कहा पाकिस्तान में क्या करते थे? कहते मैं पाकिस्तान में डॉक्टर हूँ और मैं सरकारी जॉब करता हूँ गुजरात में। मैं इस वक्त ग्रेड 19 में जॉब है। तो मैंने कहा आप इस तरह क्या करने आए हैं? कहता जी बच्चों के फ्यूचर के लिए। मैं कहा डॉक्टर साहब बुरा ना मनाया जी, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ अच्छे भली क्वालिफाइड जॉब कर रहे हो, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ स्टोरां ਦੇ CV देंदे हो। तो आपकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आई? एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली। और बच्चे को भी क्या दोगे आप? क्या दोगे? अभी पहले आप अपने ये एज है आपकी, आपने अपना कैरियर डेवलप किया पाकिस्तान में। इट इज़ द टाइम टू जो आपने उस अपने बेनिफिट्स को सारा राइप करके उसको खाना है। और आप इस वक्त में माइग्रेशन करने आ रहे हैं। माइग्रेशन की भी एक एज है। वही मैंने आपसे पूछा, ये राइट एज भी बताइए। वो राइट एज मैं समझता हूँ कि द यंगर यू आर द बेटर चांसेस फॉर यू टू सेटल over that country, not in terms of financial capacity but in terms of mental आपके adjustment। So do you think कि 30 is the right age? क्योंकि उसके बाद आपकी देखिए डिक्लाइन भी तो शुरू हो जाता है ना बॉडी का भी आपका। जितनी जल्दी आप चले जाएंगे उतनी जल्दी आप सेटल हो जाएंगे, उतनी जल्दी आपके कैरियर बिल्ड हो जाएगा। लेकिन 40+ इज नॉट द एज टू माइग्रेट। हाँ, मैं यही पूछने लगा था कि सर आजकल ये बाबे जो सारे एक्टिवेट हुए हुए हैं 45, 40, 46, 47 की एज में, जी हम $2 लाख भी दे के जाने के लिए तैयार, हम $500,000 की प्रॉपर्टी भी लेने के लिए तैयार हैं। वही एक ही जुमला, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर। सर बच्चा तो बाद में आएगा, जो पहले आपने वहाँ जाके जलील होना है उसका जिम्मेदार कौन? मेरा ख्याल है कि बच्चों के फ्यूचर एक बहाना होता है। बेसिकली वो अपने अंदर का कीड़ा होता है जो मर नहीं रहा होता, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे ही है मेरे पास। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास मैं पिछले 20-25 सालों में मैंने 100 के हिसाब से नहीं, हज़ारों के हिसाब से बंदे बाहर भेजे हैं और लाखों के हिसाब से बंदों को काउंसिल किया है। जो भी मेरे पास आया ही हैज़ अ रीज़न टू, ही वांट्स टू गो अब्रॉड एंड हैज़ अ डिफरेंट रीज़न। बिल्कुल सही है। एंड ऑफ द डे, और एक मैंने वो देखा, एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ मैंने देखी। मैंने अब मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ मेरे पास वो जनरेशन भी आ रही है जिनकी पिछली जनरेशन किसी वजह से नहीं जा सकी, लेकिन वो घर में बाहर जाने का एक करिश्मा, ऐसा एक प्राइड अटैच कर दिया गया कि उनके एक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली मेरे पास एक खातून आई, उनकी फैमिली के 3-4 बंदों की मैंने इमिग्रेशन कराई। एक बहन की कराई, एक भाई की कराई, 3-4 और इस तरह के। अब वो मेरे पास आई जी, मेरी इमिग्रेशन कराई। बहरहाल वो एलिजिबल नहीं थी।
उन्हें मैंने कहा आइट्स करें, उनसे आइट्स नहीं होता था। इन शॉर्ट ये कि वो पिछले आज से 5 साल पहले से 10 साल मेरे पास आती रही कभी कि सर कोई नई इमिग्रेशन पॉलिसी, जब भी उनको कोई परेशानी बनी। एंड शी वाज अ प्रिंसिपल इन ऑफ अ वेरी गुड स्कूल। अच्छा, वो हर नहीं हुआ। पिछले दिनों में वो मेरे पास आई तो उनके बेटी और बेटा थे। ठीक है। बेटी ने अभी ओ लेवल्स किया था, बेटे ने ए लेवल्स किया हुआ था। ठीक है। बेटा ए लेवल्स करके 2 साल से फारिग था। अच्छा। बेटी ने भी ओ लेवल किया था। और वो कहती हैं जी, दोनों बच्चे कहते हैं जी हमने बाहर ही पढ़ना है, हाँ, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने कहा बाहर भेज दें। कहती हैं सर मैं गवर्नमेंट सरकार प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, 2.5 लाख मेरी सैलरी है, खामन मेरा 1.5 लाख लेता है, मैं इनको कैसे पढ़ा सकूँ। तो मैंने कहा बेटा आप दोनों बाहर जाएं। बाहर भेज के मैंने कहा बहन आपको बात बताऊँ, जो पिछले 15-20 साल आप बाहर करती रही है ना, रिफ्लेक्ट हो गया। सर बच्चे, हमारे वालिद साहब कहते थे बच्चे जो आप बच्चों को कहते हैं बच्चे वो नहीं करते, जो देखेंगे जो आप उनको मुखातिब करके कहते हैं वो उसका असर नहीं लेते। जो आप उनको छोड़ के दूसरों से बातें करते हैं कि जी फलाना काम करना चाहिए, फलाना ऐसे है, फलाना ऐसे है, वो उसको फॉलो करते हैं। मैंने कहा देखें ये हम अपनी पंजाब इंडियन हो पाकिस्तानी हो, माइग्रेशन का तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, ये हमारी फितरत में शामिल है। लेकिन ज़रूर बाहर जाएं, मेरा तो काम ही ये है। हाँ। लेकिन मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आखिरी यही कहना चाहूँगा, फर्स्ट चेक योर एलिजिबिलिटी। आप एलिजिबल हैं, अगर नहीं है अपनी स्किल्स इंप्रूव करें। अब लोगों के पीछे भागने से आपने बाहर नहीं चले जाना। अगर आप किसी के पास गए हैं, किसी ने कहा आपका आइट्स काम है, तो गो एंड डेवलप इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स और उस पर जाएँ। और आप रिसर्च ज़रूर करें और ज़रूर जाएं बाहर। आपका बाहर जाना मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है, इसीलिए $35 अरब की रेमिटेंस आई है 2025 में। तो तुम्हारे लास्ट सवाल, शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत हद तक लोग अवेयर भी हो चुके हैं, अपना जो भी डिसीजन लेते हैं थोड़ी बहुत उस पर रिसर्च भी करते हैं, कुछ आप लोग भी रहनुमाई कर देते हैं। सर एक बहुत बड़ी तादाद है, जिस तरह आपने पंजाब का जिक्र किया, ये पंजाब से ही हो रहा है ज़्यादा। गाँव देहात के जो लोग हैं वो अताई किस्म के जितने भी एजेंट हैं उनके हाथ चढ़ते हैं और वो डंकी लगा के उनको भेज रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, और मसला है इस वक्त जो है कबीरा बना हुआ है ये, कि हर दूसरे बंदे को गांव देहात से जाना है। अच्छा, किस वजह से जाना है कुछ नहीं पता, बस ये उसको पता है मेरे शरीका का मुंडा बाहर गया है, और उसने आके इधर जब वो आता है तो बड़ी गाड़ी किराए पे ले लेती है। Exactly. वो 2 महीने वहाँ पे आने से 2 महीने पहले और यहाँ रह के जाने के 2 महीने बाद सलालत करता है, 18-18 घंटे की शिफ्टें लगाता है, क्योंकि इतने आके शरीका को फड़ाना है। उस पर सर क्या कहना चाहिए? सर उसके अंदर मैं समझता हूँ कि वी नीड अ पब्लिक अवेयरनेस, इसमें हम सब का रोल है। मैं तो अपनी जितनी वीडियोज़ होते हैं मैं उनमें एक बात उन्हें समझाता हूँ, और पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये दिस इज़ ए शॉर्टकट, बाहर जाना एक शॉर्टकट है जी। देखिए आप उसका तरीक़ाकार मैं ये कहता हूँ, मैंने ना पिछले दिनों भी एक वीडियो थी, उसमें मैंने कछवी और खरगोश की एग्जांपल दी। सही। मैं एक अपनी पर्सनल एग्जांपल से, अपने मेरे बेनोई हैं, ही इज़ FRCS डॉक्टर इन द मैनचेस्टर। तो जब मैं LLM करने गया तो उन्होंने मुझे एग्जांपल दी। उन्होंने कहा नुमान साहब देखें, हम जो डॉक्टर्स थे ना, अब वो अक्सर एग्जांपल अभी कोड करते हैं, हम 4-5 दोस्त थे, उनमें हम 2-3 बाहर आ गए। किसी ने FRC कर लिया, किसी ने MRCP कर लिया, और हमने छलांगे लगानी शुरू कर दी। 5-5 हज़ार पाउंड सैलरी लेनी लग पड़े। जो हमारे 2-3 डॉक्टर्स थे वो पाकिस्तान रह गए, उन्होंने उधर सरकारी जॉब ज्वाइन कर ली, साथ उन्होंने ग्रेजुअली FCPS पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, और वो उन्होंने सरकारी जॉब में ग्रो करते करते वो कंसल्टेंट बन गए। साथ उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस बना ली, और इवेंचुअली उन्होंने हॉस्पिटल बना लिए। हमने भी पैसा कमा लिया, हमने जल्दी कमा लिया, उन्होंने लेट कमा लिया। लेकिन आज हमारा दिल करते हम वापस चले जाएं, लेकिन हमारे पास वापसी का रास्ता नहीं है। लेकिन वो उधर वेल सेटल्ड है। जिसने मेहनत करनी है, जिसने कंसिस्टेंसी के साथ बैठ के काम करना, उसने ग्रो कर लेना, वो चाहे कहीं पे भी हो, कहीं भी हो। अब बाहर जाना वो एक आर्टिफिशियल बबल है। आपने जाती पाउंड कमाने शुरू कर दी, आप बाहर चले गए, एक भाई इधर छोटी सी करियाने की दुकान बना ले, एक बाहर चला जाए, 10 साल बाद वो इलीगल होकर वापस आ जाता है। वो 10 साल बाद वो जो इधर बैठा है वो अच्छा बड़ा सेट होता है। कामयाबी बाहर जाने से नहीं है, कामयाबी है 3 चीज़ों से। नंबर 1 ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंसी। सर ऐसे ही है। उस पे लास्ट पे सर ये कहूँगा कि आप यहीं पे इतना पैसा कमा लें कि सारे आपका पासपोर्ट भरा हो, घूमे जाए, एंजॉय करें। अल्लाह की दुनिया है ना सारी, ठीक है, हमारा तो नहीं है,
दुनिया अल्लाह ने बनाई किस लिए बनाई, इसलिए थोड़ी बनाई कि वो वहाँ रहेगा हम यहाँ जाएँ घूमें फिरें इंजॉय इंजॉय करें, वापस आएँ यहाँ पे फिर इंजॉय करें। बिल्कुल और ठीक मज़ेदार बात है सर, जहाँ यहाँ अगर आपके पास 5 से 6 हज़ार डॉलर यहाँ अगर आप कमा रहे हैं ना, और यही 5-6 हज़ार आप अमेरिका में कमा रहे हैं, वहाँ आप जलालत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, यहाँ पे आप बादशाह वाली ज़िंदगी यस, गुजारेंगे। मैं 5 आपकी डॉलर में। बिल्कुल 100% इस बात को, एंड ऑफ द डे ये मैटर नहीं करता कि आप क्या कमा रहे हैं, हाँ। मैटर ये करता है कि आप उससे लाइफ एंजॉय क्या कर रहे इंजॉय हैं। क्या कर रहे हैं। इधर आप $5,000 कमा रहे हैं, आपने घर में कुक भी रखा हुआ है, आपने ड्राइवर भी रखा हुआ है, आपने मेड्स भी रखी हुई हैं, उधर $5,000 कमा के आपने गाड़ी भी खुद ही धोनी है, आपने अपना बेड भी खुद ही सीधा करना है, आपने अपने किचन में हांडी भी खुद ही पकानी है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ हुई? बिल्कुल ऐसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। सर बहुत शुक्रिया, सर, thank you बड़ी very much. मज़ेदार डिस्कशन हुई, और उम्मीद करते हैं कि जितने लोग भी बाहर जाने के शौकीन हैं, जाएं ज़रूर, आप वाली बात जाएं ज़रूर, लेकिन अपनी दिशा, अपनी डायरेक्शन, अपनी सिमत सही कर लें, ताकि वहाँ जाके भी आप वो मोप ना लगाएं, वहाँ जाके भी आप जो है ना स्ट्रगल नहीं करें, बल्कि आप ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। आप लोगों को भी जी एंड पे यही कहूँगा, मैं ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी के 10 साल बाहर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शान शौकत से रहा हूँ। अभी भी पाकिस्तान में भी रहता हूँ, बाहर भी जाता रहता हूँ, लेकिन जो मज़ा यहाँ पे है वो दुनिया की किसी जगह पे नहीं है। दुनिया सारी आपके लिए ओपन है। मैं जिस तरह बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि आज का बच्चा जिसको बेसिक इंग्लिश आती है, उसके पास अच्छा लैपटॉप या मोबाइल है और इंटरनेट है, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो ग्लोबल सिटीज़न है। आप यहाँ से बैठ के भी दुनिया के किसी भी मुल्क को टारगेट करके, दुनिया की किसी भी करेंसी को टारगेट करके कमा सकते हैं। घूमें फिरें, इंजॉय करें, छोटी सी ज़िंदगी है, ना जाने इसमें कितना टाइम आपके पास है, इसको इंजॉय करें। एंड पे यही बोलूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।